कांग्रेस को समर्पित रहने वाले प्रणब दा को हमने भारत रत्न दिया और विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन फैसलों के पीछे सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में गए हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी हमने एकता की इस झलक को देखी है। साथियों, राजनीतिक हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। साथियों, उस समय सरकार में बैठे लोगों की ऐसी सोच के कारण ही देश ने इतने दशकों तक गुलामी के प्रतीकों को भी ढोया। आप याद करिए, हमारी नेवी के झंडे से गुलामी का निशाना, गुलामी का निशान तब उतरा जब आपने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई। राजपथ कर्तव्य पथ तब बना जब हमने ये बदलाव किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदानों का स्थान अंडमान की सेल्यूलर जेल, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तब मिल पाया था
जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। अंडमान के द्वीपों के नाम कुछ समय पहले तक अंग्रेजों के नाम पर ही थे। हमने ये नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखे। कई द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया। इंडिया गेट पर भी हमने नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाई। साथियों, देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों तक को गुलामी की मानसिकता के कारण सही सम्मान नहीं मिलता था। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना कर उन स्मृतियों को अमर बनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में भी 36,000 जवानों ने, ये हमारे पुलिस बेड़े के जवानों ने, देश को पता तक नहीं है, ये पुलिस बेड़े के ये खाकी वर्दीधारी लोगों ने 36,000 जवानों की शहादत हुई है। 36,000 शहीद होना यह आंकड़ा छोटा नहीं है। हमारी पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे सभी अर्धसैनिक बल, इनके शौर्य को भी सम्मान से वंचित रखा गया। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस मेमोरियल बनाकर उन शहीदों को सम्मान दिया। मैं आज सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर के मैं देश भर में जिन जिन लोगों ने पुलिस बेड़े में रह करके सेवाएं की हैं, जो जो लोग आज पुलिस बेड़े में रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, मैं सरदार पटेल के चरणों में खड़े रह करके आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर निशान को हटा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मान देकर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा। एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को
नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया। एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ। तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास। क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन।
आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसने इस एकता को नई मजबूती देने का अवसर भी दिया है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी का भी दिलों की कनेक्टिविटी में एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथियों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं भी आज हर देशवासी से यही आह्वान करता हूं। देश के लिए काम करने से बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सरदार साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। साथियों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे केवड़िया से, जहां 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की और कार्यक्रम में खास आयोजित किया गया था। सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केवड़िया पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और ये तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। इसके बाद जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड की तरह ही यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद पीएम ने यहाँ देश को संबोधित किया और पीएम ने कहा कि आरएसएस को बार बार निशाना बनाया गया। पीएम मोदी की ये बड़ी बातें हैं उनके संबोधन के दौरान की। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हैं। कहा उन्होंने बीआर अंबेडकर के साथ भी गलत हुआ। विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए पीएम मोदी। कांग्रेस ने अंग्रेजों की गुलामी की, ये कहा पीएम मोदी ने। तो लौह पुरुष को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए और गणतंत्र दिवस की तर्ज पर ही परेड यहां पर आयोजित की गई, जिसमें 10 झांकियां जो हैं वो भी निकाली गई थी
और इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, जब सुबह पीएम मोदी जो है केवड़िया पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को उन्होंने नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा जो है वो की गई। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। सरदार पटेल की 150वीं की जयंती, इस अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया और पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी तमाम बड़ी बातों का जो है जिक्र किया है। विपक्ष पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी जो है वो नजर आए हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अपनी सुरक्षा और सम्मान से हम समझौता नहीं करेंगे। जो आंख उठाकर देखता है उसे जवाब देता है भारत। तो नए भारत का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। कांग्रेस ने राष्ट्र की एकता को चोट पहुंचाई, एकता और सुरक्षा को घुसपैठियों से भी खतरा है, पीएम ने कहा और कहा कि दशकों से विदेशी घुसपैठिए भारत में आते रहे हैं। पुरानी सरकारों ने घुसपैठ पर आंखें मूंदी। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और पीएम मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह सरदार पटेल का भारत है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करता। पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो भारत पहले से भी ज्यादा मजबूती से जवाब देता है। पीएम ने संबोधन से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली और परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों के द्वारा किया गया, यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश जो है वो भी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी शामिल हुए। परेड का नेतृत्व हेराल्डिंग टीम ने 100 सदस्यों ने किया, जबकि 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड भी परेड में परफॉर्म करते हुए नजर आए।